हेलो एवरीवन, आपका टॉपिक चल रहा था 3D ज्योमेट्री और लास्ट लेक्चर में आपने स्ट्रेट लाइन का टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। एक्चुअल में उसके जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो सब कवर हो चुके हैं, लेकिन उनकी प्रैक्टिस अभी आगे चलती रहेगी क्योंकि हमने जो नेक्स्ट टॉपिक करना है जिसका नेम है प्लेन, उसके काफ़ी सारे क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन पर बेस्ड हैं, मतलब उनकी मिक्सिंग है। लेकिन उससे पहले हम प्लेन वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे, फिर उनकी मिक्सिंग स्टार्ट करेंगे। प्लेन प्लेन में एक्चुअल में फॉर्म्स बहुत सारी हैं। जैसे हम स्ट्रेट लाइन की बात करें तो उसमें टू फॉर्म्स ही, 1 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म। लेकिन यहाँ प्लेन में बहुत सारी फॉर्म हैं और इन फॉर्म्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं, इनके प्रूफ भी देखते हैं, फिर इनकी एप्लीकेशंस देखते हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ प्लेन की बात कर रहे हैं। प्लेन में जो फर्स्ट फॉर्म आपके आएगी सिलेबस के अंदर वो है नॉर्मल फॉर्म। अच्छा, नॉर्मल फॉर्म क्या है सुनो। नॉर्मल फॉर्म में, अच्छा एक बात और, जैसे हम स्ट्रेट लाइन में बात कर रहे थे ना कि पहले हम वेक्टर फॉर्म रीड करते थे फिर कार्टेशियन फॉर्म, वैसा ही यहाँ भी है। हम क्या करेंगे, जैसे नॉर्मल फॉर्म है प्लेन की नॉर्मल फॉर्म, इसके लिए पहले हम इसकी वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे फिर इसकी कार्टेशियन फॉर्म। इसी तरह से जितने फॉर्मूलाज हैं उनको हम इसी तरह 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ा करेंगे। लेकिन प्रूफ जो समझ रहे हैं, यस, फर्स्टली हम वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं और अगर वेक्टर फॉर्म आपको समझ आ गई तो फिर कार्टेशियन फॉर्म बहुत इजी लगेगी। सुनो क्या, वेक्टर फॉर्म का जो फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूला सुन लो। वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला है आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल्स टू पी। अब ये क्या चीज़ है, बड़े ध्यान से सुनना। इस फॉर्म में जिसका नेम नॉर्मल फॉर्म है, इसको पहले समझते हैं फिर इसका प्रूफ देखते हैं। सपोज करो जैसे 3D में एक ये प्लेन है, ठीक है, दिख रहा है सबको। ये जो हैंड है ये एक प्लेन है और मान लो ओरिजिन यहाँ पर है कहीं, ठीक है, और मैंने ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। दोबारा सुन लो, ये प्लेन है, ये ओरिजिन है, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब ऐसी कंडीशन में इस परपेंडिकुलर की जो लेंथ है, अगर ये स्मॉल p है जो मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, और इस परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर n कैप है, मतलब अगर हमें ये 2 पॉइंट्स बताऊं कौन कौन से, एक तो परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन और एक इस यूनिट वेक्टर, सॉरी, इस परपेंडिकुलर के अलोंग यूनिट वेक्टर। यहाँ परपेंडिकुलर को हम नॉर्मल भी बोलते हैं, इसीलिए हम इसको नॉर्मल यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं। तो अगर आपको p भी पता है n कैप भी पता है तो हम इस प्लेन की इक्वेशन के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन अभी हम इसका प्रूफ देखने वाले हैं। उससे पहले थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर देखना सभी, इफ़ हम पहले p को डिस्कस करें। यहाँ पर इफ़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन is p and n cap is नॉर्मल यूनिट वेक्टर, ठीक है। देन इक्वेशन ऑफ प्लेन इज आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल्स टू पी। चलो, ये तो हमने इसको एक्सप्लेन किया, अब हम इसका प्रूफ देखने वाले हैं। बहुत ईजी है, बड़े ध्यान से देखना। सपोज करो जैसे मैंने यूं कहा, यस, इधर देखो एक मिनट, जैसे मैंने आपको कहा कि ये एक प्लेन है जिसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है। लेकिन प्लेन के बारे में पता क्या क्या है। यहाँ पर सपोज करो ओरिजिन पॉइंट है, मतलब 0 0 0। यहाँ से हमने इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। सपोज करो दिस इज पॉइंट कुछ भी, जैसे यस एन ले ले। ये ओ एन क्या चीज़ है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन। मैं इसको परपेंडिकुलर यहाँ शो कर देता हूँ, ठीक है। मैं एक बार एन की जगह ना पॉइंट को पी से शो कर रहा हूँ। अच्छा, अब इसमें जो आपको गिवन है वो क्या है, इसकी लेंथ है स्मॉल p, ओ से लेकर p की लेंथ है स्मॉल p, और इसी की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो है n कैप, मतलब OP। अब देखो, अगर आपने कहा कि यू n कैप है तो भी सही है, मतलब इस डायरेक्शन में,
इधर कहाँ एन कैप है तो भी सही है, क्योंकि हमें डायरेक्शन की कोई बात नहीं कर रहे, बस नॉर्मल यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं। अब मैं आपसे देखो क्या पूछने वाला हूँ, यस ध्यान से देखना इधर। सबसे पहले हमने क्या लिखा, लेट ओ बी ऑरिजन एंड ओ पी इज परपेंडिकुलर टू द रिक्वायर्ड प्लेन। दिख रहा है सबको? इसके बाद हमने क्या लेट किया, एंड ओ पी इक्वल्स टू पी, मतलब ओ पी की लेंथ को पी लेट किया। ये बात क्लियर है? एंड नॉर्मल यूनिट वेक्टर टू द प्लेन इज एन कैप। ठीक है, आ रहा है समझ में? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं आपको कहूं कि इसमें एन कैप कहां है, तो प्लेन का नॉर्मल का मतलब जैसे परपेंडिकुलर है यहां पर ओपी, तो अगर मैं आपसे यूं कह दूं कि ओपी कैप जो है वो एन कैप है, तो एक ही बात है, सही है। ओपी कैप का मतलब ये हो गया, एन कैप भी ये हो गया। आप उल्टा लिखना चाहो तो लिख सकते हो पीओ कैप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर मैं ओपी कैप की जगह लिख दूं ओपी वेक्टर अपॉन ओपी इक्वल टू एन कैप, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और ओपी का मतलब क्या है, लेंथ है। लेंथ कितनी है, पी। दिख रहा है सबको? अगर मैं इसकी जगह पी पुट कर दूं, स्मॉल पी, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास ओपी वेक्टर का आंसर आ जाएगा पी एन कैप, इक्वेशन नंबर 1। ये हमने ओपी वेक्टर की वैल्यू निकाल के रख ली, दैट इज पी एन कैप। क्लियर? आ रहा है समझ में? अच्छा, कई बार स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है सर आपने डायग्राम ऐसा क्यों बनाया 3D में। देखो, हम तो अपने समझने के लिए बना रहे हैं। अगर आपको लगता है कि सर डायग्राम इस तरह से बनाओ, ये ध्यान से देखना, कई बार बुक्स में ऐसा दिया होता है जैसे एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। अब एक 3D के अंदर प्लेन है, तो वो हवा में इस तरह से कहीं भी हो सकता है। सपोज करो कि यहाँ पर एक पॉइंट है, एक यहाँ पॉइंट है, और एक यहाँ पॉइंट है। अब ये जो प्लेन आपको दिख रहा है, एक्चुअल मैंने ऐसे सीधा दिखा दिया। अब है ना, इसको थोड़ा सा शो करना मुश्किल होता है कि ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। मतलब आप लोग है ना अपने घर के अंदर या जिस रूम में आप बैठे हो, उसमें आप सपोज करो कि आपके सामने कोई भी कॉर्नर है, उसमें ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है, ये ओरिजिन है, और हवा में इस तरह से एक प्लेन है, तो आप उस पर परपेंडिकुलर डाल रहे हो। इस तरह की इमेजिनेशन थोड़ी सी हार्ड होती है। ये थोड़ा इजीली दिख रहा है। डायग्राम दोनों ही सही है अगर आप इसको शो करते हो तो। ठीक है, मैं ये नहीं बना रहा, मैं इसको लेके चल रहा हूँ। एक बात आपको पता है कि सर ने पहले भी कहा था, चाहे स्ट्रेट लाइन हो, चाहे प्लेन की बात करें, या इसके बाद आने वाले और टॉपिक्स जो आपके नेक्स्ट लेवल पे भी आएंगे, 3D की जब हम बात करते हैं ना, तो हमें एक वेरिएबल पॉइंट लेट करना पड़ता है। किसके ऊपर? जिसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, तभी तो आंसर निकलेगा। तो हम एक काम करते हैं, हम इस प्लेन के ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट कुछ भी जैसे आर लेट कर लेते हैं। मान लो मैंने आर यहाँ शो किया, ठीक है, दिख रहा है? ये आर वेरिएबल पॉइंट है, तो मैंने इसको एक बार है ना आर वेक्टर से शो किया। अच्छा, काफ़ी सारे बच्चों को पता होगा क्योंकि उन्होंने लास्ट लेक्चर देखे हुए हैं, वेक्टर भी देखा हुआ है, कि यहाँ आर वेक्टर लिखने का मतलब होता है कि ये आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, मतलब अगर मैं ओ को आर से ज्वाइन करूँगा, ओ को आर से, तो ये जो ओ आर वेक्टर होगा ये आर वेक्टर होगा। ठीक है ना? आ रहा है समझ में? अच्छा, मैं पी को आर से भी ज्वाइन कर देता हूँ। अब आप समझना इस बात को। देखो, मैंने लिख दिया लेट एनी वेरिएबल पॉइंट ऑन प्लेन इज आर वेक्टर, दैट इज ओ आर वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर। सही है? अब मैं आपसे ये पूछने वाला हूं, देखो ओपी वेक्टर आपके पास है, ओ आर वेक्टर आपके पास है। अगर मैं आपसे पूछूं पी आर वेक्टर कितना होगा, पी आर वेक्टर, तो आपको पता है कि पी आर वेक्टर, ये हमने तो वेक्टर में बहुत बार सीख लिया, क्या होगा? ओ आर वेक्टर माइनस ओपी वेक्टर, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ वी। जो बाद में आता है वो पहले लिखा जाता है, जो पहले वो बाद में। वैसे ना इसको हमने याद तो कर लिया था, ये आता ट्रायंगल रूल से है, हमने प्रूव भी किया हुआ है इसका। आप पेपर में डायरेक्ट इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है,
अब पी आर वैक्टर, ओ आर हमारे पास ये रहा आर वैक्टर, माइनस ओ पी वैक्टर हमारे पास कितना है, पी एन कैप। अब इसके बाद ध्यान से देखना, अब जो रिजल्ट लेने वाला हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और है बहुत सिंपल सा। क्या, आप डायग्राम को अच्छे से देखो, डायग्राम में आपको ये 90 डिग्री दिख रहा है, ये 90 किस किस के बीच में है, ओपी एंड पी आर। मतलब मैं यूं लिख सकता हूं, देखना इधर, यस, ओपी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू पी आर वेक्टर। सही है ये तो। अगर टू वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, यस वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया कि उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। मतलब पहले जो मर्जी लिख लो, तो ओपी वेक्टर डॉट पी आर वेक्टर इक्वल टू जीरो। ओपी वेक्टर हमारे पास कितना है, ओपी वेक्टर की बात कर रहे हैं, पी एन कैप, पी एन कैप डॉट में पी आर वेक्टर अभी अभी हमने यहां निकाल लिया, आर वेक्टर माइनस पी एन कैप इक्वल्स टू जीरो। ये तो समझ आ गया। अब एक काम करने वाले हैं, देखना ध्यान से देखना, ये जो p है ये एक्चुअल में कांस्टेंट है, मतलब स्केलर नंबर है। स्केलर नंबर को मैं इधर लेके जा रहा हूं, समझ आ जाएगा ऐसे। फिर काफी सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है सर इसका क्या करेंगे, ये अगर कॉमन होता ना इसमें से फिर मैं इसको भी ले जाता, लेकिन फिलहाल यहाँ डॉट है, ये कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये तो जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं जाएगा। वेक्टर को उधर मत ले जाना कहीं, ठीक है। अब इसका इसके साथ डॉट करते हैं, एन डॉट आर लिख दो या आर डॉट एन लिख दो, एक ही बात होती है। डॉट में तो कॉम्यूटेटिव होता ही है, तो मैंने इसको लिखा आर वेक्टर डॉट एन कैप माइनस, इसका इसके साथ डॉट करेंगे तो p कांस्टेंट है, ये पड़ा रहेगा, एन कैप डॉट में आ जाएंगे। समझ आ गई बात। तो कांस्टेंट नंबर या स्केलर नंबर हम बाहर लिख सकते हैं, एन कैप डॉट एन कैप, यस ये हो जाएगा 1, आर वेक्टर डॉट एन कैप माइनस पी, ये 1 क्यों हो जाएगा, एन डॉट एन सेम यूनिट वेक्टर का डॉट 1 होता है, एन कॉस थीटा वाला याद आ गया, मतलब एन का मॉडुलस कॉस थीटा, तो कॉस जीरो तो 1 ही होता है, दोनों सेम है तो याद तो है। अच्छा इक्वल में क्या है, जीरो। अब माइनस पी को उधर लेके जाएंगे तो आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल्स टू पी। दिस इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन, नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन, और यही हमें प्रूव करना था। देखो तो आप एक बार माइंड में अच्छे से बिठा लो, क्या देखो कोशिश करो साथ साथ ना फॉर्मूलाज आपको याद होते जाएं। ये फॉर्मूला कब यूज़ करना है, जब आपको किसी भी प्लेन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता हो और इसका नॉर्मल यूनिट वेक्टर पता हो। नॉर्मल यूनिट वेक्टर यूं भी हो सकता है, यूं भी हो सकता है, ठीक है, डायरेक्शन कोई भी होगा वो परपेंडिकुलर। क्लियर। तो हम आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल्स टू पी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर है ना। हाँ अब सुनो, ये तो इसका प्रूफ हो गया और इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है, पेपर में पूछ लेते हैं कई बार। अब इसके बाद थोड़ी जगह कम है लेकिन यहाँ लिख देता हूँ, चलो। अब इसकी हम कार्टेशियन फॉर्म लेते हैं, सेकेंड नंबर कार्टेशियन फॉर्म। सुनो देखो, कार्टेशियन फॉर्म आप सबको पता है कि सर ने पहले भी कहा था, कार्टेशियन फॉर्म वो है जिसमें वेक्टर नहीं होंगे, एक्स वाई जेड के वेरिएबल्स की फॉर्म में होगा वो। तो उसमें हमें काम किया करते थे, जो मैं यहाँ भी करूँगा। मैं यहाँ पर आर वेक्टर को एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप ले रहा हूँ, ठीक है, और ये वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर रहे हैं। मतलब हम कार्टेशियन फॉर्म का अलग से प्रूफ नहीं कर रहे हैं, हम वेक्टर फॉर्म से ही सीधा कार्टेशियन निकाल रहे हैं। पेपर में अगर प्रूफ आता है तो आप ये निकाल के उसको लिख सकते हो, ठीक है। वैसे पूछते हैं ना, ज़्यादातर वेक्टर फॉर्म पूछ लेते हैं। तो ये जब मैं उसमें पुट करूंगा तो उसमें एन कैप क्या चीज़ है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। अब क्योंकि मुझे ये पता करना है कि कार्टेशियन फॉर्म क्या है, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, आपको ये याद है कि अगर नॉर्मल वेक्टर हो, ध्यान से सुनना ही बात, नॉर्मल वेक्टर की बात कर रहे हैं, वेक्टर की, वेक्टर के जो कॉफिशिएंट होते हैं वो dr होते हैं, सही है, और यूनिट वेक्टर के जो कॉफिशिएंट होते हैं वो dc होते हैं। ये तो बहुत बार पढ़ चुके हैं हम लोग। इसका मतलब हम डायरेक्टली क्या करने वाले हैं,
एन कैप की जगह पर ध्यान से देखना, नॉर्मल यूनिट वेक्टर क्या है, एन कैप। मैं इसको लेट कर लेता हूं एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। वैसे ना मैं एक छोटी सी मिस्टेक कर रहा हूं इसमें, क्या, मैं यहां भी एन लिख रहा हूं, यहां भी एन लिख रहा हूं। इस एन का मतलब अलग है, ये एन कैप क्या चीज़ है, ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर है टू द प्लेन, और ये वाला एन डीसी की फॉर्म है, ये एलिमेंट डीसी है। लेकिन है ना बार बार हम देखो, मैं सिंबल कोई और लूंगा ना फिर कंफ्यूजन होती है, तो एक बार हमने क्योंकि एलिमेंट डीसी याद किए हुए ना, एक बार मैं यही लेके चल रहा हूँ। अब मैं इन दोनों को पुट करने वाला हूँ उस वाले फॉर्मूला में। आप ही बता दो, आर वेक्टर डॉट एन कैप है, इन दोनों का डॉट है। डॉट कैसे करते हैं, आई वाला आई से, जे वाला जे से, के वाला के से। तो ये वैल्यूज अगर मैं उसमें पुट करूंगा तो क्या आएगा, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी। इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन, वो भी किसकी, नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म के आपने दो फॉर्मूला सीख लिए, वो वेक्टर वाला, ये कार्टेशियन वाला। तो आप इतना नोट कर लो। ओके, मैंने प्रूफ सारा इरेज कर दिया है। अब चेक करो सेकेंड पार्ट जो हमने अभी नोट किया था, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म, यस, क्या था ये, पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। देखो, इफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम origin to the plane is P, जो हमने ऊपर लिखा था वही है। एंड अब ये वर्ड ध्यान से देखना, हम यहां बात कर रहे हैं डीसी, डीसी ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन आर स्मॉल एलिमेंट एल एम एन। देन इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, क्या फॉर्मूला निकाला था, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू पी। ठीक है, एक्चुअल में ये दोनों फॉर्मूलाज बिल्कुल सेम है। मैंने आपको इसका प्रूफ इसी से निकलवाया था। एक बार है ना माइंड में एक चीज़ और बिठा लो जो अक्सर गलत होती है। मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट से जब ये डिस्कशन करता हूँ कि इसमें एलिमेंट क्या है, तो वो बोलते हैं डीसी है सर। ये शायद आपके माइंड में भी आ रहा होगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब हम ये बोलते हैं डीसी है, हमें ये याद रखना जरूरी है कि डीसी है किसके, प्लेन के। नहीं, प्लेन के डीसी ही नहीं होते। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डीसी या डीआर हमेशा किसी लाइन के होंगे। तो जल्दबाजी में ये गलती मत करना। क्या, अगर हम पूछे एलिमेंट क्या है, तो ये प्लेन के डीसी नहीं है, ये प्लेन का जो नॉर्मल होगा, ठीक है, उसके डीसी हैं, याद रहेगा। और पी यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस प्लेन की ओरिजिन से। ठीक है ना। अच्छा, अब इनका यूज कैसे करेंगे वो तो क्वेश्चन में देखेंगे। दोनों फॉर्म सेम है, बस वो वेक्टर है, ये कार्टेशियन है। अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो इसी से बना रहे हैं। सेकेंड नंबर, एक्चुअल में ना इस फॉर्म को दोबारा लिख रहे हैं, तो हमने उसका नेम बना दिया जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या है सुनो, नंबर 1, इसके अंदर भी वही है। पहले हम वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे। देखो ध्यान से देखो, जो ये वाली फॉर्म है ना, आर वेक्टर डॉट एन कैप, अगर मैं एन कैप को एन वेक्टर अपॉन एन लिख दूं, लिख तो सकते हैं। इस एन को, क्योंकि स्केलर नंबर एन, एन कांस्टेंट है ना, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू एन पी आ जाएगा। एन पी का मतलब कोई कांस्टेंट हो गया, एन भी कांस्टेंट है, पी भी कांस्टेंट है। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक न्यू कांस्टेंट आ जाएगा। तो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर का आंसर, इसको हमने जैसे डी लेट कर लिया। ठीक है, डी हमने किसको लेट किया है, एन पी को, क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट एक न्यू हमने डी से डिनोट किया इसको। अब ये क्या चीज़ है, ये किसी भी प्लेन की जनरल फॉर्म है, वो भी वेक्टर के अंदर। अब इसमें मीनिंग क्या क्या है, अगर इसके साथ कंपैरिजन करें, आर वेक्टर वेरिएबल है, आर वेक्टर वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या होती है, यस, अब तो आपको याद है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, एन कैप यहां पर नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। एन वेक्टर, ये वेक्टर है,
इसको हम नॉर्मल यूनिट वेक्टर नहीं बोलेंगे, नॉर्मल वेक्टर बोलेंगे। तो अगर एन कैप की बात करें, नॉर्मल यूनिट वेक्टर, दिस इज नॉर्मल वेक्टर। पी क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन। डी क्या है? एनी रियल नंबर, मतलब एनी कांस्टेंट। तो इसके अंदर जो एन वेक्टर है ये है नॉर्मल वेक्टर, ये वेरिएबल हो गया कोई भी, और ये कोई कांस्टेंट हो गया। ठीक है, ये जनरल फॉर्म है, ध्यान रखना। वेक्टर मतलब वेक्टर की कैटेगरी के अंदर आ गया ये। अब अगर मैं यहीं से कार्टेशियन फॉर्म बना दूं, या कार्टेशियन इक्वेशन भी बोल सकते हैं इसको, यहां से भी बन सकती है, मैं यहां से बना रहा हूं। आपको पता है आर वेक्टर जो है ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होता है, सही है। डॉट में एन वेक्टर है, एन के ऊपर वेक्टर आया। जब एन के ऊपर कैप था तो मैंने कहा था वो यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर के कॉफिशिएंट डीसी होते हैं, लेकिन वेक्टर के कॉफिशिएंट हमेशा डीआर होते हैं, याद है ना। तो ये जो वेक्टर है, अगर इसके कॉफिशिएंट मैंने डीआर जैसे स्मॉल ए बी सी लिख दिया, तो मैंने लिख दिया ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप इक्वल्स टू में डी। ठीक है, आ रहा है समझ में। डॉट, डॉट के लिए हम क्या करेंगे? आई वाला आई से, जे वाला जे से, के वाला के से। तो आई वाला आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स आएगा, जे वाला जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी वाई आएगा, और के वाला के से सी जेड इक्वल्स टू डी। अब ये गलती और मत करना, सुनो क्या, जल्दबाजी में गड़बड़ कहाँ होती है। अगर हम किसी से ये पूछें कि ये फॉर्म जो है इसमें ए बी सी क्या है, तो जल्दबाजी में ना ये आंसर आ जाता है सर ए बी सी एनी कॉन्स्टेंट। ऐसा नहीं है, देखो कांस्टेंट तो होगा, मतलब कोई ना कोई नंबर तो होगा ही न्यूमेरिकल, वो कांस्टेंट होगा वो, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है वो ध्यान रखना है। ए बी सी यहाँ पर डी आर हैं, और अगर मैं इतना बोल रहा हूँ फिर गलत हूँ। डी आर कौन से हैं, किसके हैं, कुछ एक्सप्लेन तो करो। देखो ऐसा नहीं करोगे ना तो फिर 3D बहुत हार्ड लगने वाला है, फिर ऐसा होगा ही नहीं, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, आपको मीनिंग ही नहीं पता होंगे कि वैल्यूज़ कौन सी है, उसको कहाँ पुट करना है। इसीलिए ना साथ साथ मीनिंग याद करो, ठीक है, और थोड़ा इंटरेस्ट के साथ बैठना है आप लोगों ने, तभी मज़े आएंगे। और ये टॉपिक है ना, जब फॉर्मूलाज हो जाएंगे ना फिर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आएगा। एक बार फॉर्मूलों के प्रूफ चल रहे हैं अभी तो अगर आपसे पूछे ए बी सी का मतलब क्या है, यस ए बी सी का मीनिंग है डी आर ऑफ प्लेन। नहीं, प्लेन के तो डी आर डी सी होते ही नहीं, मैं पहले भी कह चुका हूँ, तो गलती मत करना, प्लेन के डी आर डी सी नहीं होते। ये किसके हैं? ये प्लेन के नॉर्मल के डी आर हैं, ठीक है। जैसे ये प्लेन है इसका नॉर्मल है, एल एम एन अगर यहाँ लिखा था तो ये इसी के डी सी थे, और ये जो ए बी सी हैं ये इसी के डी आर हैं, ठीक है। फिर डी क्या चीज़ है? डी कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अच्छा, अगर किसी ने इस फॉर्म को यहाँ पर लाके माइनस डी इक्वल टू जीरो लिख दिया, या ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस के इक्वल टू जीरो, ऐसी कुछ भी कांस्टेंट उधर आएगा तो कांस्टेंट ही रहेगा। अभी माइनस डी को किसी ने प्लस की फॉर्म में लिखना चाहा, प्लस के, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। या हम प्लस डी भी लिख सकते हैं, इसको तो मैं नहीं कह रहा कि ये तो चलो उधर जाएगा माइनस डी होगा, लेकिन हम जनरल फॉर्म की बात करें तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो बोलोगे तो भी सही है, इक्वल टू डी बोलोगे तो भी सही है, ठीक है। फॉर्म जो मर्जी यूज हो जाएगी, बस मेन कंसेप्ट था एक्स वाई जेड के कॉफिशिएंट का, कि वो डी आर होंगे नॉर्मल के। किसका नॉर्मल? प्लेन का, ठीक है। अब इसको आप नोट करो। ओके, प्लेन का नेक्स्ट फॉर्मूला रीड करने से पहले हमने जो अभी तक फॉर्मूला रीड कर लिए उसके ऊपर क्वेश्चन चेक करो। क्वेश्चन इज इफ ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन द डीसी ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, बिल्कुल क्लियर लिख के दिया, नॉर्मल टू द प्लेन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन। देखो सबसे पहले तो आप ये चेक कर लो कि ये वेक्टर फॉर्म है या कार्टेशियन फॉर्म है। यस, आपको दिख रहा है दिस इज कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर थोड़ा है इसमें, कार्टेशियन फॉर्म है, तो इसका मतलब हम फॉर्मूला भी कार्टेशियन वाला लगाएंगे। अच्छा, डाउट कहाँ होता है कि सर कार्टेशियन फॉर्म वाला कौन सा वाला लगाना है, ऐसे कैसे पता लगेगा? वैसे तो यहाँ सब कुछ क्लियर किया है, अब ध्यान से सुनना इस बात को। जैसे फर्स्ट वाली इक्वेशन है, मान लो मेरे माइंड में फॉर्मूला आता है कि सर आपने सिखाया था एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी। सर आपने ये भी सिखाया था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू डी। तो
कैसे पता लगेगा कौन सा लगाना है? अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के माइंड में आता है सर ये वाला, क्यों? क्योंकि हमें डीसी निकालनी है तो इसमें आ रहे हैं, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालनी है तो इसमें आ रही है, तो यही लगेगा। बिल्कुल सही है, यही लगेगा, लेकिन थोड़ा सा इसका यूज़ करना है, बड़े ध्यान से देखना। इधर मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ और पूरा ध्यान इधर रखना, क्योंकि पूरा जो 3D का टॉपिक है ना वो छोटी छोटी बातों से जुड़ा हुआ है। एक भी पॉइंट मिस हुआ तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है? ध्यान से देखो। देखो, अगर आपने जल्दबाजी में ऐसा काम किया कि आपने सोचा कि ये कार्टेशियन फॉर्म है, बिल्कुल है, और हमें जो चाहिए वो ऊपर वाली फॉर्म से आएगा, और आपने बिना सोचे समझे इसके साथ कंपैरिजन करना शुरू कर दिया, और एल की वैल्यू 2, एम की वैल्यू सॉरी एल की वैल्यू 3, एम की वैल्यू 2 और एन की वैल्यू -6, ये लिख दी। 3, 2, -6 एल एम एन का मतलब डीसी। तो आपको पता ही है ये बिल्कुल ही गलत है। क्यों? ये डीसी कैसे हो सकते हैं? डीसी वो होते हैं जिनका स्क्वायर करके ऐड करके 1 आता है, मतलब एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। आप इसका स्क्वायर करो, 9, 4, 36, इनको ऐड करके 1 थोड़ा आ रहा है। इसका मतलब ये तो पक्का हो गया कि ये डीसी तो नहीं है। फिर कैसे पता लगेगा? तो जो डीसी नहीं है वो क्या है? डीआर। डीआर में रेशियो तो कुछ भी आ सकता है। तो अब इस बात को समझना जरूरी है कि आपने ना डायरेक्टली इसके साथ कंपैरिजन नहीं करना। हमें क्या करना है? हमें इस फॉर्म में कन्वर्जन करना है जो गिवन इक्वेशन है। तो उसको यहां तक कन्वर्ट कैसे करें? तो पहले हम जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे। जनरल फॉर्म इसीलिए नाम रखा गया इसका कि जनरलाइज है, ये सबको एक साथ रिप्रेजेंट करती है। तो आपके पास आज के बाद जब भी प्लेन की इक्वेशन आए, अगर कार्टेशियन है तो आप इसके साथ कंपेयर करोगे, और अगर वेक्टर है तो इसी की जो थी ना वो फॉर्म आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी, तो आप इसके साथ करोगे, ठीक है? और कुछ स्पेसिफिक फॉर्म होंगी। स्पेसिफिक का मतलब जैसे नॉर्मल फॉर्म है तो वो पर्टिकुलर एक फॉर्म बन गई, वो कन्वर्ट करने के बाद बनती है। अब कन्वर्ट कैसे होता है वही सिखाने जा रहा हूँ। यस, इधर ध्यान दो। ये हमारे पास क्या चीज़ है? ये हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म है, तो मैं इसके साथ अगर कंपेयर करूँ तो मुझे पता है कि यहाँ 3 to -6 क्या होंगे? डी आर होंगे। लेकिन पूरी बात बोला करो। डी आर मतलब किसके डी आर? प्लेन के ना। प्लेन के मैंने मना किया हुआ है, कोई डी आर डी सी नहीं होते। तो ये डी आर किसके हैं? नॉर्मल के, वो भी प्लेन का नॉर्मल, ठीक है? तो इतना बात तो सबको पता है कि डी आर को डी सी में कन्वर्ट करना है, तो हम एक ईजी सा काम करते हैं। देखो कैसे, इधर ध्यान दो। हम क्या करते हैं? हम इस पूरी इक्वेशन को डीसी में अच्छा डीसी में कन्वर्ट कर क्यों रहे हैं? ताकि ये बन सके, और ये बन गया तो अपने आप फॉर्म बन जाएगी। देखो, तो मैं इसमें क्या करता हूं? मैंने लिखा डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड कर रहा हूं? 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ये सॉल्व करेंगे तो 9, 4 और 36 मतलब 7 आ जाएगा, 49 का रूट होगा। तो 7 से इसको डिवाइड करना है। बेटा बात समझ आ रही है ना सबको? इसको डिवाइड करेंगे तो 3/7x प्लस 2/7y -6/7z इक्वल्स टू 8/7। अच्छा, काफ़ी सारे स्टूडेंट इस पर भी डाउट में आते हैं, सर इधर तो डिवाइड कर दिया, अभी इधर तो डी आर से डी सी बनाने थे, इधर क्यों किया? ये दिख रहा है क्या? ये क्या है? यस, इक्वल्स टू का सिंबल है। इक्वल्स टू का मतलब यही है कि डिवाइड तो बोथ साइड ही होएगा, एक तरफ थोड़ा कर देंगे, ठीक है? अब डिवाइड करने के बाद अब हमें गारंटी होगी इस बात की कि अब ये डीसी बन गए। डीआर से डीसी बनाना समझते हो ना आप लोग? अगर आप इनका स्क्वायर करके ऐड करके देखोगे तो 1 आएगा। करके नहीं दिखाना किसी को, आपने सोचना है बस, ठीक है? अब हम क्या करेंगे? इसके नीचे लिख देंगे दिस इज नॉर्मल फॉर्म, दिस इज नॉर्मल फॉर्म। ये वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है? वो दिख रहा है कार्टेशियन है। अब नॉर्मल फॉर्म है तो इसका कंपैरिजन होगा, कंपेयर विद किसके साथ? Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू पी। तो चलो बताओ, एल एम एन यानी कि ये सब होंगे, तो डी सी किसके? डी सी ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन क्या हो जाएंगे? 3/7
2/7 -6/7। ठीक है इतना। अच्छा फिर p का कंपैरिजन इसके साथ होगा तो p की वैल्यू 8/7 है। p क्या चीज़ होती है? देखो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सही है प्लेन की। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, दिख रहा है क्या? फ्रॉम ओरिजिन p इक्वल्स टू 8/7 यूनिट्स, क्योंकि पता नहीं मीटर सेंटीमीटर क्या है, तो 8/7 यूनिट्स लिख दिया। ये हमारे पास जो इन्होंने पूछा था ना, उन दोनों का आंसर आ गया। समझ आया? एक बार फिर से माइंड में बिठा लो कि कोई भी प्लेन की इक्वेशन आएगी, आप उसको हमेशा जनरल फॉर्म से ही कंपेयर करोगे। ठीक है, समझ गए क्या? अब मैं और एग्जांपल बताता हूँ, लेकिन उससे पहले शायद हो सकता है किसी स्टूडेंट के माइंड में ये आ रहा हो कि सर जब हम इसके साथ कंपेयर कर ही रहे थे तो आप थोड़ा सा और टाइम ऐसे भी बचा सकते थे कि आप ये कह देते, मैं रेफर करूँगा। ठीक है, आपने नहीं करना। सुनो, ये उनका डाउट दूर कर रहा हूँ जिनको ये लग रहा है सर इसके साथ कंपेयर कर लेते, भी आप डिवाइड मत करो, तो हमें पता लग रहा है 3 to -6 DC है, सॉरी DR है। तो अगर मैंने DR लिखा, कितना शॉर्ट में लिख दिया मैंने ये। अब DR से आपने बनाया DC, DR से DC बनाना सबको आता है। क्या होता है? L इक्वल्स टू A/√A² + B² + C²। इसी तरह M के अपॉन में, N के अपॉन में। सही है, सही है इनका। M के अपॉन में नहीं, सॉरी B के अपॉन में और C के अपॉन में। तो क्या आएगा? 3 के अपॉन में 3² + 2² + 6², तो वो 7 आ जाएगा। यहाँ 2/7 आएगा और यहाँ -6/7। तो सेम ही तो आंसर आ रहा है ना, ये DC थे। लेकिन इसमें गड़बड़ पता है कहाँ है? आप ऐसे DR से कंपेयर करके DC तो निकाल लोगे, लेकिन फिर P नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि इस फॉर्म में D होता है, हम D को इसके साथ कंपेयर करके P थोड़ा लिख सकते हैं। समझ गए क्या मेरी बात? तो इसीलिए ना आप है ना थोड़ा आराम से चलना है बेटा, जल्दबाजी नहीं करनी। 3D के अंदर एक एक स्टेप माइंड में बिठाते जाओ भाई, किससे करेंगे तो आंसर जल्दी आएगा और किससे करेंगे तो लेट आएगा या आएगा ही नहीं। तो अगर आपने ऐसा किया फिर आप फंस जाओगे, आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पता लगेगी इससे। तो आपको हमेशा पहले फॉर्म कन्वर्ट करनी है नॉर्मल में, फिर कंपैरिजन करके आंसर निकालना है। ठीक है, मैं अभी और एग्जांपल समझा देता हूं, पहले आप नोट कर लो इतना। ओके, अब इधर चेक करो, जैसे सेकंड पार्ट है, क्योंकि अब आपको क्लियर हो गया मेथड, तो हम फटाफट करेंगे इसको। देखो सबसे पहले इसका कंपैरिजन सीधा LX वाले से नहीं हो सकता, क्योंकि इसके जो कॉफिशिएंट हैं वो DC नहीं होंगे, DR होंगे। कैसे पता लग रहा है? इनका स्क्वायर करके ऐड करके देखेंगे तो 1 नहीं आ रहा। तो ऐसे ना बार बार करने की जरूरत नहीं है आपको, मतलब आप हर किसी को DR लेट करके चलो, आंसर अपने आप सही आएगा, क्योंकि DC DR तो होते ही हैं। सही बात है। तो आप DR वाली फॉर्म से यानी जनरल फॉर्म से ही कंपैरिजन रखा करो हमेशा। सही है ना? तो अब हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर पहले इसको DC में कन्वर्ट करने के लिए इनका स्क्वायर, मतलब हमने लिख दिया डिवाइडेड बाय, क्या आएगा? 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। सॉल्व करेंगे तो 1 1 और 4 मतलब √6 आ जाएगा। सही है ना? आ रहा है समझ में? अब √6 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1/√6x -1/√6y और प्लस 2/√6z प्लस में 1/√6 = 0। ठीक है, अब सोचने की जरूरत नहीं है, अभी अपने आप DC बन चुके हैं। अब कंपैरिजन किसके साथ होगा? लेकिन कंपैरिजन से पहले LX + MY + NZ = में P होता है। तो पहले आपको क्या करना है, ये जो कांस्टेंट दिख रहा है ना, इसको उधर शिफ्ट करना है। मैं यहीं कर देता हूं, आप नेक्स्ट लाइन में कर लेना। ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -1/√6। अब अगर आपने गलती से इसका कंपैरिजन कर दिया किसके साथ? LX + MY + NZ = P, तो आपको देखना है P जो है ना ये नेगेटिव आ रहा है, जबकि P क्या चीज़ है? लेंथ। लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो या तो एक काम करो, आप इसको पहले ही प्लस बना लो। कैसे? इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके। तो अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो -1/√6x + 1/√6y -2/√6z
इक्वल टू 1/√6। ये समझ आया मैंने क्या किया? माइनस से मल्टीप्लाई किया ताकि ये पहले ही पॉजिटिव बन जाए। दिस इज नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, अब इसका कंपैरिजन इसके साथ करेंगे तो LMN ये हो जाएंगे DC ऑफ नॉर्मल। शॉर्ट में लिख दिया ऐसे, कितना आएगा? -1/√6, 1/√6 एंड -2/√6 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन P इक्वल्स टू 1/√6 यूनिट्स। ठीक है, क्लियर हो गया? मान लो किसी ने माइनस से मल्टीप्लाई ना किया। अब देखो इधर, यहां पर इसी के आगे सेकंड नंबर लिख रहा हूं, सेकंड मेथड। मान लो किसी ने 1/√6x माइनस 1/√6y प्लस 2/√6z इक्वल टू -1/√6 ऐसे लिखा। अब इसमें किसी ने माइनस को प्लस नहीं बनाया और इसको डायरेक्टली कंपेयर कर दिया किसके साथ? Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल्स टू P। तो DC क्या होंगे? 1/√6 माइनस 1/√6 और 2/√6। और P कितना आएगा? P माइनस में नहीं हो सकता, इसीलिए जो डिस्टेंस है या तो आप इसमें मोड लगा के ऐसे लिख दो या सीधा ही इसको प्लस 1/√6 इतने यूनिट्स पे लिख सकते हो। फिर कई स्टूडेंट्स को लगता है सर फिर ये गलत नहीं हो गया? इधर तो DC का आंसर ये आ रहा है और इधर DC का आंसर ये वाला आ रहा है, ये तो सिंबल चेंज आ रहे हैं, फिर तो गलत हो गया। कोई गलती नहीं है, आपने DR DC का टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये भी DC है नॉर्मल के, ये भी DC है नॉर्मल के। कैसे? आप अगर इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही बनेगा। आपको याद है DC के आगे प्लस माइनस का सिंबल लगाते थे हम लोग। हम यही कहते थे कि उसकी डायरेक्शन तो हमें पता नहीं है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है ना? तो दोनों के लिए हम प्लस माइनस एक साथ लगाते थे। एक्चुअल में ये वही है भाई। अगर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। और देख लो, L² प्लस M² प्लस N² करके देखो 1 आएगा। अब आप इसका स्क्वायर करके देखो और ऐड करके देखो 1 ही आएगा। तो सेटिस्फाई तो दोनों ही कर रहे हैं। तो अगर आपने DC वाले आंसर में इसको छोड़ा या इसको छोड़ दिया, आंसर सही है। P दोनों से सेम आएगा। ठीक है, याद रहेगा DC में माइनस का डिफरेंस हो सकता है। अच्छा, ये तो सेकंड पार्ट हुआ। अब थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। यस, थोड़ा छोटा छोटा लिख देता हूँ, इधर देख लो। बहुत इजी है थर्ड नंबर, x इक्वल टू है 3। ठीक है, अब सुनो इस बात को। जैसे x का कॉफिशिएंट कितना है? 1 और y और z के हैं ही नहीं, मतलब 0 0 है। तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ x प्लस 0y प्लस 0z इक्वल्स टू 3। सही है। अब अगर आप ये सोचते हो कि हम इसको डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाय, जैसे इसमें करते थे ना, किससे? 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर का रूट। कितना बनेगा ये? 1। 1 से डिवाइड करने का मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो क्या आ गया? x प्लस 0y प्लस 0z इक्वल्स टू 3। तो इसका मतलब अगर बाई चांस ऐसा हो गया ना कि किसी ने चेक कर लिया कि सर हमें तो पता ही लग रहा है कि यहाँ जो 1 0 0 हैं ये डायरेक्ट ही DC हैं, तो जब पहले से ही DC हैं फिर डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं थी। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको पता लग भी गया और आपने डिवाइड कर दिया तो उससे कुछ होता थोड़ा ना है, आएगा तो वही सेम। इसका मतलब हमने जब इसको DR समझ के डिवाइड किया तो सेम टू सेम आ गया। और अगर हम सीधा चेक कर लेते तो L² यानी 1, M² यानी 0, N² यानी 0, ऐड करने पे 1 ही आ रहा है। तो जिसको सीधा पता लग जाए ना कि ये DC पहले से ही है, सीधा डिवाइड मत करना, सीधा ही लिख देना, मतलब सीधा कंपैरिजन कर देना। अब इसका कंपैरिजन करते हैं किसके साथ? कंपेयर विद Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू P। L इज 1, x मत लिख देना, कॉफिशिएंट होता है। तो L 1 है, ये 0 0 है, तो DC कितने आए? 1 0 0। ये छोटा छोटा दिख तो रहा है। और P कितना आ गया? 3 यूनिट्स। समझ गए मेरी बात को? चलो अब इतना नोट करो, फिर फोर्थ पार्ट देखते हैं। ओके, फोर्थ पार्ट पे ध्यान दो। फोर्थ पार्ट इज 5y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले देखो, डायरेक्ट है तो वो डिवाइड वाला पैटर्न लगा लो,
या अगर ये पता लग रहा है कि सर जैसे ये 8 इधर ले जाएं और 5 को डिवाइड में ले जाएं, जैसे -8/5, ठीक है, सही है ना। अब मैं इसको यूं लिख सकता हूं 0x प्लस 1y, तो मतलब y हो गया, और 0z इक्वल टू -8/5, सही है। अब अगर हम देखें कि इसका कॉफिशिएंट जो है ये बाई चांस पहले से ही डीसी है, ना पता लगे तो डिवाइड करके रख लेना, और पता लग ही रहा है तो हम इसको सीधा कंपेयर करेंगे किसके साथ, Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल्स टू P। तो LMN का मतलब DC आ गए कितने, 0.0, और P कितना आ गया, -8/5 नहीं लिख सकते, माइनस में नहीं होगा, डिस्टेंस है ना, तो 8/5 यूनिट्स। बस आंसर आ गया। मान लो किसी को ये याद आ गया कि सर आपने कहा था माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया करो, मैंने तो दोनों ही मेथड सिखाए हैं। मान लो किसी ने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, 0x -y प्लस 0z लिखो या -0z, जीरो में फर्क नहीं पड़ता, और इधर आएगा 8/5। अब इसका कंपैरिजन अगर आप इसके साथ करोगे तो DC क्या आएंगे, 0 -1 0, और P कितना आएगा, 8/5 यूनिट्स। सही है, आंसर ये भी सही है, ये भी सही है। क्यों, माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं DC में, P दोनों के लिए सेम आएगा। अब मेरी बात समझ आ गई, हमने DC भी सीख लिए और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन भी सीख ली, लेकिन अभी तक हमने सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया है। देखो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फॉर्मूलाज भी बहुत सारे आएंगे और क्वेश्चन मिक्स होकर आएंगे, तो हम साथ साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे हर फॉर्मूला की, उनके प्रूफ भी देखते रहेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए।